हेलो फ्रेंड्स, डी लॉ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने जो आईपीसी की सीरीज कर रहे थे, अब हम उसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला पार्ट हमने देखा था प्रारंभिक, जो था 1 से लेके 5 तक। फिर सेकंड देखा था हमने सामान्य स्पष्टीकरण, वो देखा था हमने 6 से लेके 52 कैद तक। तीसरा पार्ट देखा था हमने दंडों के विषय में, जो देखा था 53 से लेके 75 तक, यानी 53 से लेके 75 तक। और आज जो हम पार्ट देखेंगे चैप्टर 4 है हमारा साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शंस। कहाँ से कहाँ तक आता है? ये आता है हमारा 76 से लेके 106 तक। जब हम साधारण अपवादों की बात करते हैं तो क्या बताता है कि चैप्टर 4 है 76 से लेके 106 तक कवर कर रहा है। इसमें टोटल 31 धाराएं हैं। फिर क्या बता रहा है ये? इसमें बताया गया है कि विधि का एक सामान्य सिद्धांत होता है कि एक व्यक्ति अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों को जानता है। इसके लिए उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति कोई अपराध करेगा तो उसे उसके लिए दायी ठहराया जाएगा, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जब व्यक्ति अगर कोई अपराध करेगा तो उसे उसके लिए दायी नहीं ठहराया जा सकेगा, उसे उससे छूट दी जा सकेगी। ठीक है। तो यही बातें हमको किसमें बताई गई है? हमको चैप्टर 4 यानी साधारण अपवादों में बताई गई है। तो जब हम साधारण अपवादों को देखते हैं तो ये हमें दो पार्ट बताता है। सबसे पहले आती है क्षम्य प्रतिरक्षाएं, कि कब हमें मतलब किसी व्यक्ति को माफ किया जा सकता है ना। किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसे कब माफ किया जा सकता है, कौन सा व्यक्ति है जिसने कोई अपराध किया है उसको उसके अकॉर्डिंग माफ कर सकते हैं। फिर आती है हमारी निजी प्रतिरक्षाएं। ये क्या होती हैं? प्राइवेट डिफेंस होती हैं, व्यक्तिगत प्रतिरक्षाएं होती है, जो आती है हमारे 96 से लेके 106 तक। और क्षम्य प्रतिरक्षाएं आती है हमारे 76 से 95 तक। जब हम ऐसे पार्ट करके इसको लर्न करते हैं तो ये हमारे लिए लर्न करने के लिए इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्षम्य प्रतिरक्षाएं क्या होती हैं। तो क्षम्य प्रतिरक्षाएं कर देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि 76 से 81 हम क्या करेंगे, 76 से जो 95 वाला पार्ट है ना, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा, हमें लर्न करने में समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जब हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 76 से 81 एक पार्ट बनता है, और 82 से 86 एक पार्ट बनता है, और 87 से 95 एक पार्ट बनता है। तो जो 76 से 81 वाला पार्ट है, इसको हम कह सकते हैं जुडिशियल। जुडिशियल यानी न्यायिक पार्ट, ऐसा इसको बोला जा सकता है कि भाई इसको न्यायिक पार्ट बोल दूं। ठीक है। और जो 82 से 86 वाला पार्ट है, इसको हम असक्षम बोल देते हैं कि असक्षम पार्ट है, मतलब व्यक्ति जो होता है उसमें उस समय अपराध करने के समय असक्षम होता है। और जो हमारा सम्मति वाला पार्ट आता है 87 से लेके 95 तक, इसको हम कंसर्ट दे देते हैं। इसको एक कीवर्ड दिया जा सकता है, कंसर्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे 76 वाला पार्ट, 76 से 81 वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं न्यायिक या विधि पूर्वक किया गया कार्य। तो जब हम ये वाला पार्ट देखते हैं तो हमें मिलता है सबसे पहला सेक्शन 76। 76 हमको बोलता है विधि द्वारा अबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा अबद्ध या विश्वास करने वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। तो इसमें किस व्यक्ति का कार्य आता है? इसमें आता है किसी भी लोक सेवक का कार्य। जब हम इसकी एक्ट के लैंग्वेज को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध हो, यानी विधि ने उसको बाउंड कर रखा हो अपराध करने के लिए। या जो तथ्य की भूल के कारण, क्या होता है? तथ्य की भूल होनी चाहिए, ना कि विधि की भूल। सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि के द्वारा बाध्य है। तो यहाँ पे केवल तथ्य की भूल को ही महत्व दिया जाता है, विधि की भूल को महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति है वो विधि की भूल को, मतलब विधि के संबंध में कोई भूल नहीं रखता है। तो क्या होगा, यहाँ पे तथ्य के भूल के कारण वह व्यक्ति अपने आप को ऐसा व्यक्ति मान रहा हो कि वो विधि पूर्वक उस बात को करने के लिए आबद्ध है। ठीक है। तो अगर इसका हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि न्यायालय का एक ऑफिसर है क, और मैं को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा अधिष्ठित और सम्यक जांच के बाद ये विश्वास करके कि यह मैं है, यह को गिरफ्तार कर लेता है, कै ने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है। क्या हुआ कि ये है एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है ए, ये है हमारे पुलिस ऑफिसर, इनको गिरफ्तार करने जाना है बी को। लेकिन इनको पता चलता है कि ये जो बी है, इनको लगता है कि जो सी है ना, सी, वो बी है। तो ये क्या करते हैं, सी को गिरफ्तार कर लेते हैं बी की जगह।
तो क्या इन्होंने कोई अपराध किया है? नहीं, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, तो ये हमारा एक इलस्ट्रेशन हो गया जो बता रहा है हमको 76 कि विधि द्वारा अबद्ध अथवा तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा अबद्ध समझने वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं होता, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ हमारे क्षम्य नहीं होती है। इग्नोरेशिया लेजिस नेमिम एग्जीक्यूट, विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है। अब आगे हम चलते हैं 77 पर। तो 77 हमको बोल रहा है कि न्यायाधीश का कार्य या न्यायिक कार्य, न्यायिक कार्य करने हेतु न्यायाधीश का अपराध, कोई बात अपराध नहीं है जो किस व्यक्ति ने की है, जो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है या जिसके बारे में उससे सद्भावना पूर्वक विश्वास हो कि उसे विधि द्वारा दी गई है। मतलब अगर हम इसको देखें तो ये तो पब्लिक सर्वेंट हो गया, और 77 को देखते हैं तो ये हो गया जज। ठीक है, तो अगर जज के द्वारा कोई अपराध, मतलब जज अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग कर रहा है तब अगर वो काम कर देता है विधि द्वारा अबद्ध होते हुए, तो वो कोई अपराध नहीं माना जाता। फिर हम चलते हैं 78 की तरफ, और 78 हमको बोल रहा है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। तो अगर हम इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं तो एक होता है जल्लाद। जल्लाद कौन होता है? जल्लाद वो व्यक्ति होता है जिसे फांसी देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध किया गया है। मतलब जो मतलब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड से अगर दंडित किया गया, उसे कहा गया कि भाई एक व्यक्ति है उसको फांसी दी जाएगी, तो कोई पुलिस ऑफिसर स्वयं तो जाके फांसी नहीं देता, कोई जज तो जाके स्वयं फांसी नहीं देता, उसके लिए एक व्यक्ति ऑथराइज्ड होता है जिसे हम कहते हैं जल्लाद। वो क्या होता है, न्यायाधीश के आदेश या निर्णय के अनुसरण में कार्य करता है और किसी व्यक्ति को जिसको मृत्युदंड दिया गया है उसको क्या करता है, फांसी पर लटका देता है। तो क्या जल्लाद का ये कार्य दंडनीय होता है? नहीं, जल्लाद का ये कार्य दंडनीय नहीं होता, क्योंकि वो विधि द्वारा ऑथराइज्ड होता है, विधि द्वारा आबद्ध होता है। तो अगर हम इसके एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा आदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवर्त रहते की जाए, अपराध नहीं है। ठीक है, जब तक वो ऑर्डर वैलिड रहेगा तब तक वो अपराध नहीं है, और ऐसा व्यक्ति ने कोई काम कैसे किया हो, सद्भावना पूर्वक किया हो। तो ये 78 हमको यही बोल रहा है कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में अगर कोई व्यक्ति ने कोई काम किया है तो वो अपराध नहीं है। अब आता है हमारा 79 हमको बोल रहा है कि विधि द्वारा न्यायमूत या तथ्य की भूल से अपने को विधि के द्वारा न्यायमूत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध। कोई अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायमूत हो या तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायमूत है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्राइवेट पर्सन की बात हो जाती है, प्राइवेट पर्सन, जबकि जो 76 था वो लोक सेवक की बात कर रहा था, और जो हमारा सेक्शन 79 है वो एक प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि भाई कोई प्राइवेट व्यक्ति है, उसको विधि द्वारा ऑथराइज कर दिया, प्राइवेट व्यक्ति भी तो गिरफ्तार कर सकता है ना। ये हमको सीआरपीसी में भी बताया गया कि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो प्राइवेट पर्सन के खिलाफ जब वो व्यक्ति विधि के द्वारा आबद्ध हो या न्यायमूत हो, मतलब विधि ने उसको ऑथराइज कर रखा हो कि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं या कोई काम कर सकते हैं, तो अगर ऐसा कुछ काम किया है तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण, तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 80 पर। सेक्शन 80 हमको क्या बोल रहा है, दुर्घटना। सेक्शन 80 हमको बता रहा है दुर्घटना के बारे में। क्या बोल रहा है ये कि विधिपूर्ण कार्य करने में कोई दुर्घटना घट गई, तो इसका कीवर्ड क्या हो गया, इसका कीवर्ड हो गया दुर्घटना। सबसे पहले हो गया हमारा लोक सेवक वाला, फिर हो गया जज वाला, फिर आप इसको 78 को निर्णय आदेश के निर्णय अनुसरण, इतना बड़ा याद करने से अच्छा है इसका एग्जाम्पल ही याद कर लिया जाए, जल्लाद। ठीक है, फिर यहाँ पे आप 79 में प्राइवेट व्यक्ति के नाम से कीवर्ड ले सकते हैं, प्राइवेट पर्सन, पीपी हो गया। ठीक है, फिर जब हम 80 को देखते हैं तो 80 हमको बोल रहा है दुर्घटना हो गई, भाई एक्सीडेंट हो गया। कैसे, कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना, मतलब अपराध करने का कोई भी आशय नहीं होना चाहिए, कोई ज्ञान नहीं होना चाहिए, विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है, तो वो क्या होती है, वो अपराध नहीं कहलाती है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हम इलस्ट्रेशन देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्या कुल्हाड़ी से काम कर रहा है,
और कुल्हाड़ी का फल, फल क्या होता है, जैसे एक कुल्हाड़ी है, ये भाई हमारी कुल्हाड़ी, ये रही, एक मिनट रुकिए, ये हमारी कुल्हाड़ी है, मोटी कुल्हाड़ी, ये कुल्हाड़ी हो गई। तो कुल्हाड़ी का जो ये फल होता है ना, फल, ये वाला जो पार्ट है, ये कुल्हाड़ी का फल है ना, ये क्या करेगा, इसमें से निकल जाता है और निकल कर उछल जाता है, और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, खड़ा है, और वो मर जाता है इससे। यदि कै की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य है और अपराध नहीं है। अगर कै को पता नहीं था, ये कै नाम का व्यक्ति है, इसको अगर पता नहीं था कि इसका फल निकलेगा नहीं निकलेगा, अगर इसको पहले से पता है भाई ये लूज है, निकल जाएगा, इसका आशय ऐसा, तो फिर ये आपराधिक मानव वध में भी आ सकता है, और अगर इंटेंशन से किया है तो वो हत्या में भी आ सकता है। पर अगर इस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि इसका फल निकल सकता है, निकल कर किसी अन्य व्यक्ति पर गिर सकता है, तो यह कोई अपराध नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट निकलता है, वो बोलता है कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन भी अपराधी ना हो। दुर्भाग्य दुर्घटना तो है ही, और कुछ भी और भी है। ठीक है, ये बता रहा है हमको सेक्शन 80। अब हम बढ़ते हैं आगे और जाते हैं हमारे सेक्शन 81 पर। 81 को हम देखते हैं तो इसकी लाइन बहुत बड़ी है, कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया कार्य। तो इतनी बड़ी लाइन है, समझने में हमें दिक्कत लगती है, तो हम इसको एक अलग सा की पॉइंट दे देते हैं कि भाई बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि, कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वे ये जानते हुए की गई हो जिससे उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, यदि वे अपहानि कारित करने के लिए आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण परिवर्जन करने के लिए की जाए। तो ये इसका अगर देखेंगे तो बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि, मान लो एक तरफ है, एक तरफ से बहुत बड़ा शिप आ रहा है, ये बहुत बड़ा शिप आ रहा है, और एक तरफ से छोटी सी बोट है, इसमें 4 लोग बैठे हैं, और इसमें बैठे हैं लगभग 80 लोग। और यहाँ पे से क्या होगा कि अगर ये जहाज तेज गति से जाता है तो इस दीवार से टकरा जाएगा, और ये इधर नहीं जा सकता है, पर ये अगर इधर जाता है तो ये 4 लोग मर जाते हैं। पर क्या करता है ये कि भाई ये सीधे जाएगा तो ये 80 लोग मर जाएंगे, तो ये क्या करता है, इधर टर्न ले लेता है, इस टर्न लेने से क्या होता है, ये 4 लोग मर जाते हैं। तो क्या होता है, बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि की गई, तो इसको क्या कहा जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा यदि आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना की गई है। तो ये हमको बताया 81 ने। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे सेक्शन 82 पे। 82 क्या बोल रहा है हमको, 82 हमको ये बोल रहा है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। ठीक है, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये एक 7 वर्ष का शिशु है, इससे कम व्यक्ति के द्वारा किया जाता है अगर कोई अपराध, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। फिर इसी का आता है एक साथ का सेक्शन 83। 83 हमको बोल रहा है कि 7 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक के व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु के द्वारा किया जाता है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों को समझ सके। कोई भी बात अपराध नहीं है अगर 7 से 12 वर्ष तक के अपरिपक्व शिशु। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल मोबाइल, टीवी, इन लोगों ने क्या होता है, बच्चों की जो मानसिकता है बहुत विकसित कर दी गई है। तो आजकल क्या होता है कि 7 से 12 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं वो भी अपराध करने लगे हैं। ठीक है, लेकिन अगर उनकी समझ परिपक्व हो गई और उन्होंने कोई अपराध कर दिया तो वो इसमें कवर नहीं होगा। लेकिन 7 से 12 वर्ष तक की अपरिपक्व शिशु जिसका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ कि भाई वो इस तरीके की कोई हरकत कर सके, तो उसके द्वारा अगर कोई अपराध हो जाता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। फिर आता है हमारा सेक्शन 84 जो हमको बता रहा है विकृत व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, अनसाउंड माइंड व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। कोई भी बात अपराध नहीं है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या जो कुछ भी वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। ठीक है, ये हमको किसने बताया था, ये बताया था हमको 84 ने। तो 82 से लेके 84 तक क्या होता है, मेंस रिया नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आपराधिक ज्ञान और आशय तो होता ही नहीं है ना, क्योंकि 82 के बच्चे को भी यहाँ आपराधिक आशय थोड़ी ना था उसका अपराध करने का, और 7 से 12 वर्ष में भी अपरिपक्व था। अगर परिपक्व हो जाता
तो आपराधिक आशय या ज्ञान के साथ कर सकता था वो, लेकिन 7 से 12 वर्ष का अपरिपक्व शिशु का कार्य है जो है वो इसमें मेंसरिया नहीं होती ना यहाँ पे, तो इसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन विकृचित व्यक्ति जो है उसके भी क्या होता है, आपराधिक आशय और ज्ञान नहीं होता है। तो इसके द्वारा भी अगर कोई व्यक्ति ने अपराध किया है, विकृचित होते हुए कोई कार्य किया है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। अब आते हैं हम सेक्शन 85 पर। 85 हमको क्या बोल रहा है, 85 हमको बोल रहा है कि इच्छा के विरुद्ध मत्तता। तो 82 से 86 हमारे क्या बता रहे हैं, असक्षम व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य, ये असक्षम है ना, तो 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा भी असक्षम है, 7 से 12 वर्ष का अपरिपक्व बच्चा भी असक्षम है, विकृचित व्यक्ति भी असक्षम है। और जो आता है हमारा 85 इच्छा के विरुद्ध मत्तता। मत्तता क्या होती है, मतलब उसकी मतलब मेंटल स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। मत्तता से किससे, ड्रिंक कर लिया, ठीक है। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जो उसे करते समय मत्तता के कारण, मतलब शराब उसने पी रखी है, उसका मानसिक जो स्थिति है बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, कारण उस कार्य की प्रकृति या यह है कि वह जो कुछ कर रहा है दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। और यहाँ पे मत्तता कैसी होनी चाहिए, मत्तता मतलब उसको जो ड्रिंक दी गई है, ये ड्रिंक का गिलास दिया गया है वो उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया है, उसको अपने ज्ञान या बिना ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध मत्तता दी गई है। फिर आता है 86, ये भी हमें असक्षमता बता रहा है। क्या बता रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा मत्तता में किया गया अपराध जिसमें क्या होता है, विशेष आशय या ज्ञान की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें ऐच्छिक मत्तता होती है कि भाई अपनी मर्जी से पी भी सकता है वो। क्या हो गया इसका, इसका मतलब ये है कि उन दशाओं में जहां की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से ना किया गया हो। अगर हम 86 का पॉइंट देखते हैं तो इसमें विशेष आशय और ज्ञान की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्ता की हालत में करता है, इस प्रकार बढ़ते जाने के दायित्व के दिन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसको था यदि वह मत्ता में ना होता। तो इसमें बताया गया बेसिकली, अगर हम 86 को देखते हैं तो ये हमको बोल रहा है कि भाई इच्छा के विरुद्ध मत्ता होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, ऐच्छिक भी हो सकती है, अपनी मर्जी से भी कर सकता है, लेकिन उसमें जो अपराध करता है उस समय क्या होता है, विशेष आशय और ज्ञान की आवश्यकता होती है। फिर आता है हमारा सेक्शन 87। 87 से जो 95 है वो हमको बताते हैं कंसेंट के बारे में, सम्मति। सम्मति से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो हमको 87 से 95 में दिए गए हैं। तो 87 क्या बोल रहा है हमको कि सम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय ना हो और ना ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, ठीक है। जोखिम भरे कार्य में प्रौढ़ व्यक्ति की सहमति। क्या बता रहा है, कोई बात जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से ना की गई हो, ना तो इसमें मृत्यु होनी चाहिए ना इसमें घोर उपहति कारित होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जिसके बारे में क्या होता है, कर्ता को यह ज्ञात ना हो कि उससे मृत्यु या घोरपति कायित होना संभाव्य है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जिसने वह अपहानि सहन करने की शक्ति दी हो। इसमें क्या होता है, एक मेजर व्यक्ति होता है, प्रौढ़ व्यक्ति होता है, वो क्या करता है कि कोई सहमति दे देता है जोखिम भरा कार्य करने की। अगर इसका उदाहरण हम देखा जाए तो हम देखते हैं WWE के जो मैचेस होते हैं ना, इसमें क्या होता है, फाइट करते हैं, दो व्यक्ति फाइट करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, दोनों कंसेंट देते हैं। उनको पता है कि हम एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे हमारे कहीं पे भी लग सकती है, और इतनी कई बार इतनी जोर से लग जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु भी कारित हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, उनका जो मेंसरिया होती है ना, आपराधिक आशय नहीं होता, उनका आपराधिक आशय नहीं होता किसी की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का। पर अगर इसके परिणाम स्वरूप भी यदि ऐसा कोई कार्य हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, उसको अपराधी नहीं मानेंगे, उस व्यक्ति को मृत्यु का अपराधी नहीं मानेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति ने क्या था, मेजर पर्सन ने खुद की सम्मति दी थी इस कार्य को करने के लिए, ऐसी क्षति सहन करने के लिए उस व्यक्ति ने खुद की सम्मति दी थी। तो ये हो गया हमारा 87। 80 जिस व्यक्ति पर रिस्क है उसकी सहमति। मान लो ये व्यक्ति है, मान लो ये एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति इस व्यक्ति से फाइट करने के लिए सहमति दे देता है, दोनों फाइट करते हैं। इसने एक इतना जोर का मुक्का मारता है इसको कि ये व्यक्ति है ना मर जाता है, डेथ हो जाती है इसकी। लेकिन इसने इससे मार खाने से पहले एक कंसेंट लेटर साइन कर दिया था कि भाई हम दोनों फाइट कर रहे हैं, WWE की लड़ाई कर रहे हैं, और अगर मेरे को कुछ भी होता है तो इस व्यक्ति को दायी नहीं ठहराया जाएगा।
ठीक है, तो इस व्यक्ति ने क्या करी, अपनी सहमति दे दी। तो यही बात हमको 87 कह रहा है कि जोखिम भरे कार्य में प्रौढ़ व्यक्ति की सहमति। अब हम आगे बढ़ेंगे और जाएंगे सेक्शन 88 पर। 88 हमको बोल रहा है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कायित करने का आशय नहीं है। क्या बोल रहा है ये सेक्शन, सम्मति से मृत्यु की संभावना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि क्या होता है, कोई बात जो मृत्यु कायित करने के आशय से नहीं की गई है, मतलब मृत्यु कायित करने का उसका इंटेंशन नहीं है ना, किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए, यहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति का फायदा होता है, वह बात सद्भावना पूर्वक की जाए जिसने उस अपहानि को सहन, उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिए अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सहमति दी हो। तो इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, ये आता है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आता है, और क्या होता है, कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं होता कि भाई इसके लिए कौन कंसेंट लेटर साइन करेगा, इसकी तरफ से कोई गार्जियन नहीं होता। तो डॉक्टर क्या करता है, और इसका तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी है, तो डॉक्टर क्या करता है, बिना कंसेंट के, ठीक है, या कंसेंट से, कैसे भी किसी व्यक्ति के फायदे के लिए क्या करता है, उसका ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन करता है, और ये व्यक्ति मर जाता है, ये व्यक्ति मर जाता है, बचता नहीं है, काम तो बचाने के लिए किया था पर ये बचा नहीं। तो क्या इसलिए डॉक्टर को लायबल ठहराया जा सकेगा, नहीं, यहाँ पे डॉक्टर लायबल नहीं होगा। तो यही बात हमको बोल रहा है सेक्शन 88 कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कायित करने का आशय नहीं है, मृत्यु कायित करने का आशय नहीं था, यहाँ पे बचाने का आशय था। तो इस डॉक्टर ने जो कार्य किया उसके लिए इस व्यक्ति को यानी डॉक्टर को दंडित नहीं किया जा सकता, लायबल नहीं ठहराया जा सकता। अब आते हैं हम 89। 89 गार्जियन की सम्मति बता रहा है, संरक्षक की सम्मति बता रहा है। संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। क्या बोल रहा है हमको 89? 89 हमको बोल रहा है कि शिशु के लिए, ठीक है, 12 वर्ष से कम आयु का शिशु है उसके लिए क्या कर रहा है, या फिर उन्मुक्त व्यक्ति, उन्मुक्त व्यक्ति कौन होता है, मतलब जिसका माइंड स्थिर नहीं है, उस व्यक्ति के लिए 12 वर्ष से कम आयु के या विकृचित व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक उसके संरक्षक के या विधिपूर्ण भार साधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से किया जाए, किसी हानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात को उस व्यक्ति को कायित करने का कर्ता का आशय हो या कायित होने की संभावना कर्ता को हो। इतनी बड़ी बात देखने के बाद हमको क्या पता चल रहा है कि भाई संरक्षक ने शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति के फायदे के लिए उसके लिए सहमति दी है, तो बच्चे के लाभ के लिए दी है, उसको पता है कि अपहानि होने की संभावना है, डेथ या घोर उपहत्या के लिए दी है, दुष्प्रेरण एग्जाम टू प्रिवेंट डेथ से उसको बचाने के लिए की है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें उसने मृत्यु आदि से इनके बचाने के लिए, पर उसका आशय क्या नहीं होना चाहिए, मृत्यु कायित करने के प्रयत्न का नहीं होना चाहिए, घोर उपहत्या करने का नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा उपहत्या करने का नहीं होना चाहिए, और किसी अपराध का दुष्प्रेरण करने का नहीं होना चाहिए। बस क्या होता है, अगर कंक्लूजन देखे जाए ना, तो संरक्षक द्वारा शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति के फायदे के लिए बिना सम्मति के फलस्वरूप अगर कोई काम किया गया है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। अगर हम इसका कंक्लूजन देखते हैं, उससे क्या होता है, उसको मृत्यु घोर उपहत्या या उसको कोई दुष्प्रेरण नहीं होना चाहिए, किसी अपराध का दुष्प्रेरित नहीं किया जाना चाहिए, स्वेच्छा घोर उपहत्या कायित नहीं करनी चाहिए। इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, बाकी अगर संरक्षक ने उसको सहमति दी है तो वो इसमें कवर हो जाएगी। अब आगे हम बढ़ते हैं, फिर सहमति की बात आती है। सहमति बोल रहा है हमको कि जब सम्मति भय या भ्रम के अधीन दी गई हो, ठीक है, क्या बता रहा है कि सम्मति जिसके संबंध में ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई, कोई व्यक्ति सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी संहिता के अधीन किसी धारा, यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति भय के अधीन या तथ्य के भय के अधीन दी गई। एक व्यक्ति है ये, ठीक है, इस व्यक्ति का जो बच्चा है, ये बच्चा गुंडों की कैद में है, कैद हो गई इसकी। अब इस व्यक्ति को गुंडे बोल रहे हैं कि जाके इस व्यक्ति का खून करके आओ, नहीं तो तुम्हारा जो बच्चा है ना, ये वाला बच्चा, इसको हम मार देंगे।
ठीक है, तो फिर इसने सम्मति दे दी कि ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा, इसको मार दूंगा या घोरपति या कुछ भी कारित कर दूंगा, इसके हमला कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, तो क्या ये व्यक्ति लायबल होगा? नहीं, ये व्यक्ति लायबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो सम्मति इसने दी है मारने की, हत्या करने की, घोरपति कोई भी अपराध कायित करने की, ये इसने भय या भ्रम के अधीन दी है कि भाई मेरे बच्चे को मार दिया जाएगा इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूं, तो इसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये बात हुई हमारी। अब आगे बढ़ते हैं हम 91। 91 क्या बोल रहा है कि ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कार्य तक पाने के बिना भी स्वतः ही अपराध है। ये क्या बोल रहा है कि भाई स्वतः ही अपराध है, कोई कार्य स्वतः ही अपराध है, जैसे एग्जाम्पल हो गया किडनैपिंग, रेप आदि, तो अगर उसके लिए कोई सम्मति भी दी जाती है तो उस सम्मति को माना नहीं जाएगा। ठीक है, ये बता रहा है। ठीक है, फिर आता है 92। 92 हमको बोल रहा है 92 हमको बोल रहा है कि सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। ये कौन बता रहा है हमको? 92। 92 हमको बोल रहा था कि सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य, परंतु उसमें वही जो चीज हमने संरक्षक में पढ़ी थी ना, 91 इसमें, संरक्षक में 89 में पढ़ी थी हमने, वैसा का वैसा प्रोविजन 92 का है कि भाई किसी व्यक्ति ने सम्मति दे दी। ठीक है, लेकिन इसमें कौन सा व्यक्ति आता है? वहां तो संरक्षक आ रहा था, यहाँ पे आता है हमारा स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर आता है यहाँ पे, कोई अजनबी व्यक्ति है। मान लो उसने किसी व्यक्ति को सड़क पे पाया कि भाई उसका एक्सीडेंट हो गया और वो उठा के ले गया उसको हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में ले जाता है और कहता है भाई कंसेंट लेटर साइन करो आपको। वो बोला भाई मैं जानता ही नहीं इसको, कंसेंट लेटर कैसे साइन करूंगा? लेकिन क्या हुआ, बोला हम कंसेंट लेटर के बिना, आप जब तक इसको साइन नहीं करोगे, आप ही इस व्यक्ति को लेके आए हो, हम आगे का प्रोसेसिंग शुरू नहीं करेंगे। ये व्यक्ति क्या करता है, कंसेंट लेटर साइन कर देता है, अपनी सहमति दे देता है। दे देता है तो क्या इसको लाइबल ठहराया जाएगा? नहीं, इसको लाइबल नहीं ठहराया जाएगा, परंतु इसका आशय मृत्यु कारित करने का नहीं होना चाहिए, घोर उपपत्ति कारित करने का नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करने का नहीं होना चाहिए। ये जो सारे पॉइंट 89 में हमने पढ़े थे वही 92 में कवर होते हैं। तो 89 तो हमको संरक्षक की बात बोल रहा था और 92 हमको क्या बोल रहा है? स्ट्रेंजर की बात कर रहा है। यहाँ पे भी सद्भावना पूर्वक है, वहां पे भी सद्भावना पूर्वक था, यहाँ भी सम्मति के बिना था, कंसेंट थोड़ी ना ली थी किसी उस व्यक्ति की, जो इसका एक्सीडेंट हुआ था उसकी कंसर्न थोड़ी ना ली गई थी। तो यही बता रहा है ये वाला सेक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम बोलते हैं 93 बोल रहा है सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना। 93 बोलता है कि भाई सद्भावना पूर्वक अगर कोई संसूचना दी गई तो उसको कोई अपराध में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि मान लो एक व्यक्ति है बीमार, ये व्यक्ति बीमार है और हमको पता है कि भाई ये मरने वाला है, मरने वाला है ये व्यक्ति। तो अब क्या करें? अगर इसको मतलब इसको अटैक आया हुआ है, हार्ट अटैक आ गया इसको, अब इसको कोई भी ऐसी गलत सूचना दी जाएगी, ठीक है, तो ये मर जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इस व्यक्ति ने खुद ही कहीं और से सुन लिया, मतलब ये एक पर्सन ये और एक पर्सन ये दोनों बात कर रहे हैं और इसने सुन लिया कि भाई मैं मरने वाला हूँ और ये फिर मर जाता है, तो इसको सद्भावना पूर्वक संसूचना मिली, इन्होंने चला के थोड़ी ना बताई इसको। तो ये इसके द्वारा क्या हुआ, अगर ये व्यक्ति मर जाता है तो इन दोनों व्यक्तियों को लायबल नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, ये बात किसने बताई? या डॉक्टर, ये डॉक्टर से सुन लेता है, कुछ भी हो, मतलब इसको पता चल जाता है कि भैया मैं बचूंगा नहीं, मेरा कुछ ही समय बचा है। तो क्या ये दोनों व्यक्ति या डॉक्टर या कोई अन्य व्यक्ति जिसके थ्रू इनको पता चले, तो क्या वो लायबल ठहराया जाएगा? नहीं, ऐसा व्यक्ति लायबल ठहराया नहीं जाएगा यदि उसने यह सूचना सद्भावना पूर्वक दी हो, इस व्यक्ति के लिए फायदे के लिए की हो। या मान लो इस व्यक्ति को डॉक्टर सूचना दे देता है कि भाई आपको ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, ऑपरेशन जरूरी है आपका होना, और आपको 24 आवर्स में ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं बचोगे। अब ये तो इस झटके को ही नहीं झेल पाया कि भाई मेरा तो 24 आवर्स में ऑपरेशन होएगा और मैं नहीं बचूंगा। तो अगर ये इतनी सी बात को भी नहीं झेल पाता ना, तो यहाँ पे इस डॉक्टर को लायबल नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी 93 की सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना। अब आता है हमारा 94। 94 क्या कह रहा है कि वह कार्य जिसको करने के लिए व्यक्ति धमकियों के द्वारा विवश किया गया है। ठीक है, ये हमको बता रहा है
94 कि भाई उस व्यक्ति को धमकियां दी गई कि भाई ऐसा करो नहीं तो फिर क्या होगा, तुम्हें उठा के ले जाएंगे, कि तुम्हें बच्चे को उठा के ले जाएंगे, ये तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। तो इसमें आ रहा है वो वाली बात कि वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों के द्वारा विवश किया गया हो। तो इसमें विवशता का सिद्धांत या मजबूरी का सिद्धांत भी इस सेक्शन के द्वारा दिया गया है। इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि उसको डिस्क्राइब किया जाए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 95 पर। 95 हमको बोल रहा है तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। तो तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य अपवाद नहीं होता। मान लो किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को चांटा मार दिया, तो इसने छोटी सी आने की क्या इसको इतने सी चीज के लिए जेल में डाला जा सकता है। धक्का दे दिया, हल्का सा धक्का दे दिया, और ऐसा धक्का था कि मामूली रूप से उस धक्के से उसको कोई भी हानि नहीं होती, तो क्या उसके लिए उसके ऊपर दायित्व अधिरोपित किया जा सकता है? नहीं, उसके लिए उस पर दायित्व अधिरोपित नहीं किया जा सकता। तो ये देखिए हमने क्षम्य प्रतिरक्षा है, और अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के जाएंगे प्राइवेट प्रतिरक्षा पर। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अगर हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं, क्या बोलते हैं इसको? प्राइवेट डिफेंस, निजी प्रतिरक्षाएं। और ये कहां से कहां तक है? ये कवर करती है हमारे सेक्शंस को 96 से लेके 106 तक, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं? साधारण अपवाद। साधारण अपवाद में पहले हमने देखा था, क्या देखा था? इससे 76 से लेकर 95 तक देखी थी हमने क्षम्य प्रतिरक्षाएं। जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो वो अपराध नहीं होता। और फिर आता है 96 यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा। यदि निजी प्रतिरक्षा में कोई अपराध कायद किया गया है तो उसे भी अपवादों का लाभ दिया जाएगा। तो सबसे पहला जो सेक्शन इसमें आता है 96 हमको बोल रहा है प्राइवेट डिफेंस के बारे में। प्राइवेट डिफेंस के अकॉर्डिंग हमको पता चल रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है, ठीक है। फिर अब हम आगे बढ़ेंगे और जाएंगे सेक्शन 97 पर। सेक्शन 97 हमको बोल रहा है शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो जो 97 है वो हमको क्या बता रहा है? 97 हमको बता रहा है कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कहां तक होगा। तो संपत्ति की और शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध, कौन सा चैप्टर कवर करता है ये? चैप्टर 16। और चैप्टर 17 किससे कनेक्ट कर रहा है हमको? चैप्टर 17 हमको बता रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो जो इस संपत्ति होती है, ये शरीर होता है, किसका हो सकता है? स्वयं का भी हो सकता है और किसी अन्य व्यक्ति के भी शरीर के ऊपर भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। और प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? चोरी के लिए, लूट, रिश्ते, आपराधिक अत्याचार आदि के प्रयत्न पर भी ये लागू है। इनके अपराधों पर ही नहीं बल्कि इनके प्रयत्न पर भी इसके प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। प्राइवेट डिफेंस का राइट हमको उपलब्ध है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे हो सकती है? प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। इस सेक्शन को करने के बाद हम बढ़ेंगे अब सेक्शन 98 पर। सेक्शन 98 हमको बोल रहा है विकृचित व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का अधिकार, पीडी का राइट। पीडी यानी प्राइवेट डिफेंस। तो विकृचित व्यक्ति कौन होता है? अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड व्यक्ति होता है। अभी अनसाउंड माइंड व्यक्ति का कॉन्सेप्ट हम 84 में भी पढ़ के आए थे। 84 क्या बोल रहा था हमको? किसी विकृचित व्यक्ति ने अगर कोई कार्य किया हो तो उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होता है कि भाई विकृचित व्यक्ति ने कोई काम कर दिया और फिर क्या हुआ, उसके द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो उसके लिए उसको लायबल नहीं ठहराया जाएगा। ये बात हमको 84 ने बोली थी। और यही बात हमको 98 बोल रहा है। 98 हमको बोल रहा है कि ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृचित आदि है। मान लो एक व्यक्ति है जो विकृचित है और उसने ऐसी परिस्थिति उपलब्ध कर दी, ऐसी परिस्थितियां बना दी कि उससे आपको हार्म हो सकता है। यानी वो चाकू लेके आपकी तरफ बढ़ रहा है और आप क्या कर रहे हो? उससे बचना चाह रहे हो। और उस बचाव में उसको बचाने में, खुद को बचाने में क्या होता है? वह व्यक्ति मर जाता है, विकृचित व्यक्ति मर जाता है। तो आपको वही राइट उपलब्ध होगा जो कि विकृचित व्यक्ति को उपलब्ध था। तो ये बात हमको 98 बोल रहा है। जबकि 84 ने हमको क्या बोला था? 84 ने हमको ये बोला था कि अगर विकृचित व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, अनसाउंड माइंड व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध नहीं होता है। अब आगे बढ़ के जाएंगे हम सेक्शन 99 पर। 99 क्या बोल रहा है हमको? 99 ऐसे बोल रहा है कार्य जिन पर पीडी का राइट हमको है ही नहीं। पीडी यानी प्राइवेट डिफेंस का राइट। कौन कौन से ऐसे होते हैं? ऐसे पॉइंट है कि भाई जो लोक सेवक का कार्य, किसी भी लोक सेवक ने कोई कार्य किया हो तो उसके विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। लोक सेवक के निर्देश पर या कोई कार्य किया गया है तो उस पर पीडी का राइट नहीं है। और जो लोग प्राधिकारी की सहायता प्राप्त कर सकते थे, हमको पूरी
पूरी व्यवस्था हो चुकी थी कि हम प्राइवेट डिफेंस यानी पुलिस लोक अधिकारी की यानी कि इसकी पुलिस की सहायता ले सकते थे, और हमने वो सहायता नहीं ली और अपने प्राइवेट राइट का डिफेंस का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हमको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ये हमको बताया सेक्शन 99 में। ठीक है, सेक्शन 99 के बाद आता है पीडी का राइट फॉर डेथ, यानी प्राइवेट डिफेंस का राइट किस चीज के लिए, डेथ के लिए। तो जब हम इसको देखते हैं तो ये हमको बताता है कि चैप्टर 16, ठीक है, चैप्टर 16 में किस किस अपराध के संबंध में हमला, ठीक है, हमला, गोरुपति, बलात्संग, प्रकृति के विरुद्ध अपराध, व्यापरण, अपहरण, सदोष परिरोध, अविरोध, और जब लोक सेवक की सहायता प्राप्त नहीं कर सकते थे, और एसिड अटैक, इन सब के विरुद्ध क्या होता है, ये प्राइवेट डिफेंस का राइट है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। ठीक है, ये हमको बताया किसने, ये बताया हमको 100 ने बताया हमको। फिर आता है सेक्शन 101। सेक्शन 101 हमको क्या बोल रहा है कि प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है वो अदर देन डेथ, डेथ से अदर कोई हानि कारित करने का कब होता है, जो मृत्यु से रिलेटेड हो। मतलब शरीर के विरुद्ध अगर कोई अपराध किया गया हो तो आप मृत्यु नहीं कर सकते, उसके अलावा कौन से मतलब कोई भी अन्य क्षति कर सकते हो। तो ये सेक्शन हमको बता रहा है 101। ठीक है, फिर आता है 102। 102 क्या बोल रहा है, पीडी का स्टार्ट होना शरीर की प्रतिरक्षा के लिए, यानी प्राइवेट डिफेंस का शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना, कि ये अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। ये हमारा पीडी का राइट है, पीडी का राइट हो गया ये पीडी का राइट है, और ये कब तक बना रहेगा, तो ये तब से तब तक बना रहेगा जब तक कि खतरे की आशंका हम पर है, यानी हमला जब तक हमारे पे ये रहेगा कि भाई हमारे ऊपर हमला कारित हो सकता है या हम पे हमला होने वाला है, तो जब तक ये आशंका हम पर रहती है तब तक क्या होता है, पीडी का राइट उपलब्ध रहता है, प्राइवेट डिफेंस का राइट रहता है। जैसे ही ये हमले की आशंका खत्म हुई, वैसे ही क्या होगा, ये प्राइवेट डिफेंस का राइट खत्म हो जाएगा, यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने 100 देखा था वैसे का वैसा सेक्शन है हमारा 103। 103 क्या बोल रहा है, पीडी राइट फॉर प्रॉपर्टी, प्राइवेट डिफेंस का राइट किसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए। इसमें क्या करता है, इसमें कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने का हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे इसके लिए कर रहे थे, शरीर की प्रतिरक्षा के लिए कर रहे थे 100 के अंतर्गत, वैसे ही प्रॉपर्टी की राइट में कोई व्यक्ति कब मृत्यु कारित कर सकता है। तो ये बता रहा है हमको 103, ये 103 हमको बता रहा है कि कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जैसे कि लूट हो गया, रात्रों गृह भेदन हो गया, और अग्नि के द्वारा रिष्टि हो गई, चोरी हो गई, और गृह अतिचार आदि हो गया, तो क्या कर सकते हैं, व्यक्ति मृत्यु भी कारित कर सकता है। ठीक है, कब तक कर सकता है, जब तक कि भाई इसके ऊपर ऐसी आशंका विद्यमान है। ठीक है, फिर आता है 104। अब आता है हमारा सेक्शन 104। ये रहा हमारा सेक्शन 104। क्या बोल रहा है हमको कि जो प्रॉपर्टी का राइट है उस पर मृत्यु कारित करने का कब तक बना रहेगा, राइट हमारे पर मृत्यु कारित करने का कब तक बना रहेगा, जब तक बना रहेगा जब तक हमारी प्रॉपर्टी पर ऐसा हमला कारित होने की आशंका है। जैसे ही उस हमले की आशंका खत्म हुई वैसे ही हमारा जो राइट होगा वही वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा सेक्शन 105। 105 क्या बोल रहा है हमको कि पीडी का स्टार्ट एंड बना रहना किसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए। जैसा कि हमने 2 मिनट पहले बोला कि पीडी का राइट हमारे पर तब तक ही बना रहेगा जब तक हमारी प्रॉपर्टी पर क्या है, मृत्यु की आशंका है। जबकि 104 था वो हमको बोल रहा था कि भाई यहाँ पे डेथ, 103 में तो हम डेथ कारित कर सकते थे, ठीक है, इसमें क्या कर सकते थे, डेथ के अलावा कोई अन्य अपहानि कर सकते थे, डेथ नहीं करेंगे बाकी कोई अन्य अपहानि कर सकते हैं। और जो 105 बोल रहा है कि वो प्रॉपर्टी का राइट है, उस पर ये हमला ये कब तक बना रहेगा हमारे पे, तो जब तक हमारी प्रॉपर्टी पे ऐसे हमले की आशंका है, ये हमले हो रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी पे, तब तक हमारा अधिकार बना रहेगा। जैसे ही ये हमला खत्म हुआ हमारा पीडी का राइट क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, प्राइवेट डिफेंस का राइट खत्म हो जाएगा। अब जो लास्ट सेक्शन आता है हमारा 106। क्या बोल रहा है 106 हमको, 106 हमको बोल रहा है घातक हमले के विरुद्ध पीडी का राइट जब निर्दोष को अपहानि कारित होने वाली हो। ठीक है,
जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कारित होती है, जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की हानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक के रूप में न कर सकता हो, तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार व जोखिम उठाने तक का हो सकता है। ठीक है, क्या समझे इस बात से? इस बात से हम ये समझे कि ये एक बस है, इस बस में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक आर्मी का ऑफिसर बैठा है और यहाँ पे घुस गया एक टेररिस्ट। ठीक है, अब क्या करता है कि ये जो आर्मी का ऑफिसर है ये बहुत कोशिश करता है कि भाई इन बच्चों में से किसी को कोई हानि नहीं हो और ये जो अपराधी है ना ये पकड़ में आ जाए, टेररिस्ट है ना पकड़ में आ जाए। पर ये क्या करता है, ये पकड़ में नहीं आता बच्चों को अपने, लेकिन ये कोशिश ऐसी करता है कि भाई एक गोली चला देता है, बचाने के प्रयास में गोली चला देता है। लेकिन क्या होता है, एक निर्दोष जो बच्चा होता है वो सामने आ जाता है और ये टेररिस्ट नहीं मर के ये बच्चा मर जाता है। तो क्या इस आर्मी ऑफिसर को या इस पुलिस ऑफिसर को दायी ठहराया जाएगा? नहीं, इसके लिए इसको दायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसने क्या कर रहा था, क्योंकि अगर यह इस बच्चे को अगर ये इसको नहीं मारता ना तो ये क्या कर सकता था, ये पूरी की पूरी बस को बम से उड़ा सकता था। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का, इसको क्या होता था, ये सारे बच्चे मर सकते थे इससे, तो इसके लिए इसको गोली चलाना यहाँ पे आवश्यक हो गया और ये कि दूसरा बच्चा यहाँ पे बीच में आ गया, तो इसलिए इस व्यक्ति को यहाँ पे लायबल नहीं ठहराया जाएगा, उसको पीडी का राइट यानी प्राइवेट डिफेंस का राइट मिल जाएगा। तो आज जो हमने चैप्टर किया है वो कौन सा किया है, आज हमने देखा चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या था हमारा, साधारण अपवाद। ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस कहां से कहां तक थे, 76 से 106 तक। फिर हमने क्या किया था, 76 से लेके 95 तक एक पार्ट देखा और 96 से लेके 106 तक एक पार्ट देखा। ठीक है, तो इसमें तो हमको क्षम्य प्रतिरक्षाएं बता रखी थी कि कौन सी परिस्थिति में अपराध नहीं होता है, और 96 से 106 में हमको पीडी का राइट यानी प्राइवेट डिफेंस का राइट दे रखा था मृत्यु के संबंध में, यानी कि शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार और प्रॉपर्टी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो आज हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे डी-लॉ जंक्शन के साथ आप जुड़े रहिए। आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें हमारे आरजीएस और एपीओ के कोर्सेज चल रहे हैं। आप हमसे कनेक्ट रहिए, डी-लॉ इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और हमारी क्लासेस को ऐसे ही देखते रहिए और इसको प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।